हाँ चलो भाई, हाँ कंटिन्यू सेशन कर दिया हूँ। ठीक, आवाज आ रही है ना सही? हाँ भाई, आवाज ठीक आ रही है ना? अंदर गर्मी है, बाहर थोड़ी ठंड है आज यार। हाँ, हवा चल रही है, हाँ। अभी तो नहीं, अभी कोई ठंड है यार। ऐसा ठंड पड़े कि सुबह गीजर का पानी भी ठंडा लगे, तब उसको ठंड कहते हैं। हाँ? एक बार एक बार हम ठंडी में बहुत प्लान करके गए कि चलो चलेंगे मनाली घूमने। हाँ, ठंड में। अभी पहुंचे ही थे, पता नहीं कौन सी जगह तक पहुंचे थे, वहीं पे बैरिकेटिंग लगा दिए थे सब कि यहाँ से वापस हो लीजिए, आगे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे बाहर बाहर घूम घूम के चले आए। इसी समय की बात थी, न्यू ईयर के टाइम की। हाँ चलो भाई, देखो क्या है कि अब जो आज जो पढ़ना है उससे हमको थोड़ा सवाल देखने को मिलता है, ज्यादा सवाल देखने को मिलता है। ठीक है ना भाई? पीएन जंक्शन क्लियर हुआ था? क्या था पीएन जंक्शन? क्या था? एक तरफ पी टाइप डाला, एक तरफ एन टाइप डाला, दोनों को फेविकोल लगा के जोड़ दिया। हाँ भाई, ऐसे तो नहीं था ना? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे। अरे हीट करेंगे ना। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट करोगे, यहां पर कैसा चार्ज बनेगा जब कूल करोगे? तो नेगेटिव। इधर डाल दिए एन टाइप और इधर डाल दिए पी टाइप। इधर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर खूब सारे होल्स हैं। अरे है ना? क्या होल्स इलेक्ट्रॉन के लिए लोअर एनर्जी लेवल है भाई साहब? अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए होल्स लोअर एनर्जी लेवल हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स होल्स में कूद पड़ेंगे भाई? अरे क्लियर है? इनको गड्ढे में कूदने का बहुत शौक है। होल इज लाइक गड्ढा फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो इस वाले जगह पे कैसा चार्ज बन जाएगा? नेगेटिव। हाँ, वेकेंट ऑर्बिटल ही है वो, और क्या है? हाँ चलो भाई, इधर देखो। इधर क्या बन गया अपने पास? यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए थे तो कैसा चार्ज बन गया था? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इस वाले साइड को बोलते हैं पी साइड, इस वाले साइड को बोलते हैं एन साइड। और इस बीच में जो इस चार्ज के फॉर्मेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसका नाम क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल। क्या नाम होता है? बैरियर पोटेंशियल। और इस रीजन को क्या बोलते हैं? कौन सा रीजन बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर, जो भी बोल लो। ठीक है ना भाई? अब हम क्या करें, अगर पी वाले साइड पे पॉजिटिव दे दें और एन वाले साइड पे क्या दे दें? नेगेटिव। तो क्या यहाँ लोअर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा? यहाँ और लोअर, यहाँ और लोअर, यहाँ और लोअर, यहाँ और लोअर, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा। क्या डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये तो हो रहा है, और तो कुछ है ही नहीं भाई। जैसे जैसे आप यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे ये डिप्लीशन रीजन घटता जाएगा। अरे घटेगा ना? ये डिप्लीशन रीजन घट जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि एक वोल्टेज पर ये डिप्लीशन रीजन पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। जब डिप्लीशन रीजन कोलैप्स कर जाएगा तो करंट दौड़ जाएगी। वैसे भी डिप्लीशन रीजन घट रहा था तो करंट बह ही रही थी। तो हम यहाँ पे आई बनाते हैं और यहाँ पर क्या बनाते हैं? वी बनाते हैं। और अपने को ऐसा एक कर्व देखने को मिल जाता है, इस तरह का एक कर्व। जिस जगह से ये मुड़ जाता है, इस जगह के बाद ओम्स लॉ को फॉलो करने लग जाता है, इसको क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं भाई साहब? नी वोल्टेज। अच्छा, अगर इसको रिवर्स बाइस में डाल दोगे, सोचो, मैं कह रहा हूं कि अब बैटरी की पोलैरिटी को हमने बदल दिया, इधर लगा दिया नेगेटिव और इधर लगा दिया पॉजिटिव। तो अब क्या यहां से इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहां रखेगी? इधर कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव। इधर कैसा? पॉजिटिव। क्या डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा? अंदर पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन रीजन को कोलैप्स करा देगी। अरे करा देगी ना? अच्छा, जब तक डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है तब तक कोई करंट आने वाली नहीं है अब। अरे क्लियर है? जैसे डिप्लीशन रीजन कोलैप्स हुआ, क्या ज्यादा करंट दौड़ जाएगी? अरे क्लियर है ना? जिस रिवर्स वोल्टेज पर ये होता है उसको बोलते हैं क्या? कट ऑफ वोल्टेज। और कट ऑफ वोल्टेज या क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज।
इसके बाद ऑल ऑफ सडन उसी वोल्टेज पर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है ना? चलो, तो देखो फॉरवर्ड बाइस को ये बात क्लियर है, फॉरवर्ड बाइसिंग को ऐसे डिनोट करते हैं, अरे करते हैं भाई। और रिवर्स बाइसिंग को, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, अगर इधर नेगेटिव दे दिया और इधर क्या दे दिए पॉजिटिव, तो ये डायोड किस में है? रिवर्स में। और ऊपर वाला डायोड कैसे है? ऊपर वाला फॉरवर्ड में। जब तक ये दोनों ऑपरेशनल हैं तो ये कैसे बिहेव करेगा? क्लोज स्विच। और ये कैसे बिहेव करेगा? ओपन स्विच। और इतनी बात जाननी है पीएन जंक्शन से। ठीक है, चलें आगे बढ़े। हाँ हाँ, सिलिकॉन तो होता है उसी की वजह से, ये जो माइनर सी करंट देखने को मिलती है ना ग्राफ पे, वो उसी सिलिकॉन की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है ना? हम तो बेसिकली क्यों, हमको किस करंट से मतलब है? सिलिकॉन वाली करंट से नहीं, हमको मतलब है जो हमने इम्प्योरिटी डाली है उसकी वजह से बहने वाली करंट से। ठीक है ना? सिलिकॉन की करंट से अपने को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ इसी, हाँ अच्छा, कौन सा वाला? ये वाला? भाई जब ये बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो कोई करंट आएगी नहीं। ये जो थोड़ी सी करंट दिख रही है ना, वो इधर भी कुछ सिलिकॉन के थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है। यहां भी थर्मली जनरेटेड होल इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी थर्मली जनरेटेड होल एंड इलेक्ट्रॉन्स है। इनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। बात समझ रहे हो ना? ये अपने इंडिपेंडेंट हैं, ये तो करंट दौड़ाएंगे ही दौड़ाएंगे, ये तो हर जगह पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? अगर मान लो 10 पेयर यहाँ पे ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन होल का, इलेक्ट्रॉन होल का, तो ये 10 पेयर तो भाई इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ होल बनेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा यहाँ के होल को कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, ये तो चलता रहेगा, इनका प्रोसेस तो चलता रहेगा। लेकिन इनसे जो करंट आती है वो किसी काम की करंट होती नहीं। अदरवाइज हम ये कहाँ कह पाते कि रिवर्स वाइज में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं ओपन स्विच की तरह? अरे थोड़ी सी करंट तो रहेगी ना, किसकी वजह से? सिलिकॉन की वजह से। लेकिन उस करंट से हमको कुछ होने वाला नहीं है, ना तो हमको कोई आउटपुट मिलता है और ना ही उस करंट से हमको किसी तरह का कोई फायदा है। जो है वो हमने जो डोपिंग करी है उससे है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब रिवर्स बाइस में लगाए हैं तो ये ओपन स्विच की तरह, और जब फॉरवर्ड बाइस में इसको कनेक्ट किए हैं तो ये क्लोज्ड स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद इसी की एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है रेक्टिफायर। ये सवाल बना लिए थे? हाँ, सवाल बन रहे थे आसानी से इसके, तो मॉड्यूल के भी बनाओगे सारे बन जाएंगे। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर दो तरह का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है ना भाई? देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर जानते हो? देखियो कभी? बढ़िया, रास्ते में ही दिख जाता है सर। वेदांतुक नीचे लगा हुआ है ना, 4 को लगा हुआ है। ये होता है लोड रेजिस्टेंस। क्या होता है भाई साहब? लोड रेजिस्टेंस। अब सुनना, ये कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, टाइम पास है। ये देखो, जब यहां पे कोई एसी सप्लाई दी जाती है ना, ऐसे एसी सप्लाई दोगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस लूप में एक बार करंट इधर दौड़ रही है, अगली साइकिल में इधर दौड़ रही है। ये बात समझ रहे हो? फर्स्ट हाफ साइकिल में इधर जा रही है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में रिवर्स जा रही है। समझ रहे हो ना? तो जब हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, जब करंट इधर जा रही है तो इसमें करंट कैसे ऊपर जा रही है? जा रही है ना? तो जब करंट यहां से जा रही है तो ये वाला टर्मिनल कैसा है? पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। याद रख लेना, ये बात याद रखना कि ट्रांसफॉर्मर का काम होता है करंट को इंड्यूस करना। तो जैसी करंट यहां होगी इसके अंदर उसके ऑपोजिट होगी। मतलब यहां करंट नीचे जा रही है तो इसमें करंट ऊपर जाएगी, यहां करंट ऊपर जाएगी तो इसमें करंट नीचे जाएगी। तो देखो करंट कहां जा रही है? ऊपर। ये फॉरवर्ड बाइस में, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मतलब डायोड कैसा है? फॉरवर्ड बाइस में। क्लोज स्विच की ओपन स्विच? क्लोज स्विच की ओपन स्विच? क्लोज स्विच। क्या इसमें करंट दौड़ जाएगी और जो करंट मिलेगी वो आपको ये आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे ऊपर वाला आउटपुट मिला ना। अब सोचो, अब तुम नीचे वाले की बात करो। जब तुम नीचे वाले सेगमेंट की बात करोगे, इस नीचे वाले हिस्से की बात करोगे, तो करंट कैसे दौड़ रही है? अरे दौड़ रही है ना, तो इसमें करंट नीचे। तो यहां से जब करंट जाएगी तो इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और इधर क्या? नेगेटिव। रिवर्स वाइज की फॉरवर्ड वाइज, तो क्लोज स्विच की ओपन स्विच। क्या लोड में कोई करंट जाएगी?
कोई सर्किट खुला होगा तो उसमें कोई करंट बहती है? कभी नहीं बहती है, तो लोड में करंट कितना हो जाएगा? 0। तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर जब आप अगले हिस्से पर चलोगे तो फिर आपको क्या होगा? एक डिब्बा गायब हो गया, फिर अगले डिब्बे का आउटपुट मिला। अरे बात समझे कि नहीं? यहाँ आपके पास V हो गया, यहाँ आपके पास टाइम हो गया, यहाँ आपके पास V हो गया, यहाँ आपके पास टाइम। अरे बात समझे? यहाँ देखो, एक साइकिल में, यहाँ पर एक साइकिल में यहाँ कितना डिब्बा मिला है? एक डिब्बा मिला है। फिर अगला डिब्बा तो अगली साइकिल में मिला है ना, तो इसको इसी वजह से इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? हाफ वेव। बस केवल ये आधी वेव का आउटपुट दे पाता है, आधी वेव का आउटपुट नहीं दे पाता। अब ये बताओ, इस तरह की एसी, इस तरह की डीसी सप्लाई का कोई काम हो सकता है? कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट कर रही है ना। हाँ, फ्लक्चुएटिंग सप्लाई नहीं चाहिए अपने को, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैपेसिटर बैंक। जो कैपेसिटर बैंक्स होते हैं वो इनके जो नीचे नीचे जा रहे हैं ना, इनके रिपल्स को रिमूव कर देते हैं। और इस तरह की आपको एक ऐसे कैपेसिटर बैंक का सर्किट होता है। कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में लगा दिया जाएगा इस लोड रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। जब इस कैपेसिटर को यहाँ लगाया जाएगा तो जो फाइनल आउटपुट मिलता है वो अपने को ऐसे स्टैटिक आउटपुट, तो एकदम एक बार में तो ऐसे स्टैटिक आउटपुट नहीं मिलता है, बट कुछ वेरिएशंस इसके कम हो जाते हैं। तो ऐसे कई बार इसको फिल्टर करके कैपेसिटर बैंक्स के थ्रू इसको 1 से 2 बार 3 बार सप्लाई के थ्रू पास कराया जाता है, तो हमको एक स्टैटिक सप्लाई मिल जाती है। मतलब अल्टीमेटली हम रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं। रेक्टिफायर क्या काम कर रहा है? एसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर रहा है? डीसी में। एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? डीसी में। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं भाई साहब? हाफ वेव रेक्टिफायर, जो एसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर दे? डीसी में। अब सुनिएगा, अब इसी में कहानी है क्या? किसकी भाई? फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखना फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ये भी वही टाइम पास चीज ही है कि यहां पर एक कैपेसिटर, यहां पे एक आपके पास ट्रांसफार्मर लगा है। इस ट्रांसफार्मर के साथ यहां पर एक अल्टरनेटिंग सप्लाई कनेक्टेड है। इस अल्टरनेटिंग सप्लाई से एक डायोड यहां पर लगा है और एक डायोड यहां पर लगा है, और फिर यहां पर लगा है एक लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है ना? बात समझ गए? 2 डायोड हो गए। ये फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। और इनपुट आप यहां से दे रहे हो। बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है इसमें, बस समझने वाले हैं। थोड़ा सा कहानी समझ आ जाए, अपने आप सब समझ आ जाता है। तो ये हमको पता है कि जब हम पहले साइकिल की बात करेंगे तो क्या कह लें कि करंट इधर जा रही। हाँ, अरे बोल के पढ़ेंगे ना। ट्रांसफार्मर में कैसे जाएगी? इधर वाले में ऊपर ऊपर जाएगी। यहां पे क्या मिला? पॉजिटिव। यहां पे क्या मिला? नेगेटिव। फॉरवर्ड बाइस की रिवर्स बाइस? फॉरवर्ड बाइस ना हो तो क्लोज स्विच की ओपन स्विच। क्या यहां से करंट आएगी? ये कैसे बिहेव करेगा? ओपन स्विच ना, रिवर्स बाइस। क्या इसमें कोई करंट जाएगा? सारा करंट क्या लोड रेजिस्टेंस में चला जाएगा? yes. मतलब अब आपको आउटपुट मिल जाएगा ऐसे। मान लीजिए करंट का खींचे, जैसे ऊपर वोल्टेज का खींच लें, यहाँ करंट दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक उठा लीजिए, चाहे वोल्टेज उठा लीजिए चाहे करंट उठा लीजिए, क्या आपको ऐसे आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा ना। अब सोचो नेगेटिव हाफ साइकिल। जब तुम इस नीचे वाली हाफ साइकिल की बात करोगे तो भाई ये वाली हाफ साइकिल देखो क्या हो रहा है। इसमें करंट कहां जा रही है? ऊपर। इसमें कहां जाएगी? नीचे। यहां से चलेगा तो ये कैसा फॉरवर्ड बाइस में होगा? अरे होगा ना। करंट सारी की सारी यहां चली जाएगी, क्योंकि ये कैसे बिहेव करने लग जाएगा। अरे समझ गया ना? येलो वाला सब क्लियर हो रहा है ना? ये किसके लिए? कंडीशन 2 के लिए। तो देखो लोड रेजिस्टेंस में करंट आई कि नहीं आई? आई ना। करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ। पहले करंट भी इधर जा रही थी फर्स्ट हाफ साइकिल में, और अभी भी इधर ही जा रही है। करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो आउटपुट आपको ऐसे मिल गया। जब यहां एक साइकिल कंप्लीट हुई है तो यहां पे कितनी हुई है? 2। रिपीट हो गया ना। तो अगर यहां की फ्रीक्वेंसी f है तो यहां की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? f की 2f कितनी होगी? 2f। ये फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता है। फिर इसको किससे पास कराओगे? फिर इसको कैपेसिटर सर्किट से पास कराओगे, यहां लोड रेजिस्टेंस लगाओगे, तो इसके ये रिपल्स को रिमूव कर देगा। फिर आपको कैसी सप्लाई मिल जाएगी? डीसी सप्लाई। कैसी सप्लाई मिल जाएगी? डीसी सप्लाई। तो हम इंजीनियरिंग में थे मतलब दूसरा या तीसरा लेक्चर रहा होगा कॉलेज का, और एक टीचर ने पूछा, यही पढ़ा रहा था, तो उसने पूछा कि कैपेसिटर को एसी पास फिल्टर कहते हैं। कैपेसिटर में डीसी सप्लाई पास नहीं करती है, बस केवल एसी सप्लाई पास करती है। ठीक है ना? तो होता क्या है, इसी वजह से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं
कि जितना फ्लक्चुएशन होता है वो कैपेसिटर के थ्रू पास कर जाता है और यहाँ पर हमको कांस्टेंट वोल्टेज का आउटपुट मिल जाता है। ठीक है ना। तो सवाल पूछा टीचर ने कि कैपेसिटर एसी पास फिल्टर क्यों कहलाता है। कैपेसिटर अपने अंदर से एसी सप्लाई को जाने देता है और डीसी सप्लाई को रोक लेता है, क्यों। तो बहुत सीरियस क्लास चल रही थी, बढ़िया जबरदस्त। तो उन्होंने कहा कोई बताएगा क्यों। तो एक लड़का हाथ उठाता है, तो कहता है यस सर। तो टीचर बोलता है ठीक है बताओ। तो कहता है नहीं सर बोर्ड पे बताऊंगा। बोर्ड पे आता है, चौक लेता है भाई, कहता है सर डीसी सप्लाई फ्लोज लाइक दिस एंड एसी सप्लाई फ्लोज लाइक दिस। ठीक है ना। इफ यू विल प्लेस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हियर it will pass. If you will plate parallel plate capacitor here, it will block. भाई साहब जो क्लास का माहौल सेट हुआ ना, मजा ही आ गया। बस उसने बस प्रोफेसर ने गरियाया नहीं उस लौंडे को। समझ रहे हो। तो ऐसी कहानी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बट याद रखने के लिए कि क्यों एसी पास फिल्टर कहते हैं, कैपेसिटर से एसी सप्लाई पास कर जाते, तो बड़ा खुरापाती था। मतलब हर 10 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा नया वो क्लास में कर देता था। जब कहता था सर बोर्ड पे बताऊंगा तब रिस्क ही रहता था। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए भाई। तो ये हमारे पास हो गया बेसिक बेसिक क्या, रेक्टिफायर। इसी में एक रेक्टिफायर होता है जिसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं ये बताओ। ये दोनों हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर समझ आए। इस कैपेसिटर का काम क्या है। हाँ ये जो फ्लक्चुएशन है ना नीचे, इसको रिपल बोलते हैं। तो इसका बेसिक काम है टू रिमूव द, कैपेसिटर का बेसिक काम क्या है, टू रिमूव द रिपल। और कहां कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कि पैरेलल में। सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में ना, लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में हमेशा कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब सुनना, अब अगला जो रेक्टिफायर है उसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। उठाते हैं, यहाँ सर्किट डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा तुम्हें समझ आएगा, या मैं बना के समझाऊंगा। चलो मैं हाथ से बनाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ज्यादा उसको रिलेट कर पाओगे। देखो होता क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज याद है, अरे याद है, वैसे ही कुछ होता है ये भी। ये ऐसा है। ठीक, यहां पे ऐसे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इधर से आप कोई एसी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो इन दोनों टर्मिनल्स पे, और इधर दोनों टर्मिनल्स पे ना लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सुन, यहां पर तुम्हारे पास एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्लियर। तो क्या होगा, इस सर्किट में एक बार करंट ऊपर जाएगी और एक बार करंट नीचे, डिपेंडिंग अपॉन इनपुट। तो पहली बार इनपुट पे कहां जाएगी, ऊपर, फर्स्ट हाफ पे ऊपर जाएगी, जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, करंट इधर जा रही तो क्या इसको एक्स बना ले। ये डायोड कैसे है, फॉरवर्ड बाइस के रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस के रिवर्स बाइस। एकदम क्लैरिटी के साथ समझना, कहीं ना समझ आए तो पूछ लेना। ये कैसे होगा, फॉरवर्ड की रिवर्स, रिवर्स। अच्छा ये कैसे होगा, क्या ये कनेक्टिंग स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ भी वोल्टेज कितना, अरे भाई कनेक्टिंग वायर हो गया ना, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या हो गया एक्स, यहाँ क्या हो गया एक्स। ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड पे रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं होता है, होता है ना, अरे होता है ना। तो लोड पे अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, अरे भाई ड्रॉप हो गया तो यहाँ वोल्टेज एक्स रहा कि वाई, कौन ज्यादा, एक्स की वाई, कौन ज्यादा, क्या यहाँ वाई आ जाएगा। अब ये बताओ, अभी ये डायोड कैसा है, फॉरवर्ड की रिवर्स, कैसा है, फॉरवर्ड ना, और ये भी कैसा है, ये रिवर्स है अभी भी। देखो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, कौन ज्यादा पोटेंशियल पे, कौन। क्या करंट कभी यहां से यहां जा सकती है, नहीं जाएगी नहीं ना। करंट कभी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल क्यों जाएगी भाई। तो वो हमेशा कैसे है, रिवर्स में, हमको दिखता है वो फॉरवर्ड में। अरे ठीक है ना, कौन सी बाइसिंग में है, रिवर्स बाइसिंग। तो पोटेंशियल मार्क करो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन सी बाइस में, रिवर्स। अच्छा ये कैसे, ये रिवर्स, अरे यहाँ वाई, यहाँ थोड़ी डिफाइन है यार, ये तो ओपन था ना। तो यहाँ क्या हो गया, वाई क्या हो गया, अभी ये कैसे,
क्योंकि यहाँ x और यहाँ y, क्या करंट दौड़ जाएगी? अरे सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो गया ना, करंट ऐसे चली गई। लोड रेजिस्टेंस में करंट किधर गई? नीचे गई है ना, अरे गई है ना, तो मतलब आउटपुट वोल्टेज आपको मिले, आउटपुट मिलेगा कि नहीं? आउटपुट करंट चाहे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पॉजिटिव का पॉजिटिव मिल गया, अरे मिला ना। अब अगली कहानी में क्या होगा? अगली कहानी में क्या होगा? क्या सर्किट रिवर्स करेगा? हाँ, अब सुनना, अब सुनना ध्यान से। ये देखो, अब तुम कौन से हिस्से की बात कर रहे हो? पहला हिस्सा तो कवर हो चुका है ना, अब ये नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो इसमें करंट किधर जा रही होगी? ऊपर, अरे इस वाले में ऊपर, तो इस वाले में नीचे। अब यहां से करंट चलेगी, अरे चलेगी ना, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी। देखो यहाँ पे क्या ऐसे करंट जाएगी, यहाँ भी क्या ऐसे जाएगी, यहाँ भी ऐसे जाएगी, और यहाँ पे ये वाई होगा कि एक्स? क्या होगा? अब ये बताओ, ये फॉरवर्ड बाइस में कि रिवर्स बाइस में? और ये कैसे? तो यहाँ क्या लिखे? एक्स, अरे भाई एक्स ना, तो यहाँ क्या बना? वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ क्या आया? वाई। यहाँ क्या आया? क्या आया? अरे क्लियर है ना, ये एक्स पुराना वाला था, समझ रहे हो ना? तो ये बताओ, ये डायोड, ये डायोड, ये डायोड किस में है? फॉरवर्ड में कि रिवर्स में? अब ये फॉरवर्ड, अबे ये एक्स है, ये वाई है ना, वाई ये कौन सा में है? रिवर्स। क्या यहाँ जाओगे? क्या यहाँ क्या बनेगा? वाई। या ये कौन से में? रिवर्स में है ना, क्या करंट यहां से वापस आ जाएगी? देख लूप कंप्लीट हो गया कि नहीं? लोड रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ? अरे लोड रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या फिर आउटपुट मिल गया? अरे मिल गया ना। तो ब्रिज रेक्टिफायर ऑल्सो बिहेव्स एज, कैसा रेक्टिफायर है ये? ऐसा आउटपुट कौन देता है? फुल वेव की हाफ वेव? कौन देता है? फुल वेव रेक्टिफायर। अरे क्लियर है ना? अगर ये बात समझ आ गई तो ये देख, ये दुनिया भर की थ्योरी है। चल भाई यहां देख, ये समझ आ रहा है? देख क्या कह रहा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा? पॉजिटिव, मतलब एक्स मान लें इसको, अरे मान लेना, तो ये एक्स क्या, ये फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में? रिवर्स ना। यहाँ क्या बना? एक्स। यहाँ क्या बना? वाई। अरे बना ना। फिर यहाँ भी क्या बना? वाई। क्या ये फॉरवर्ड हो जाएगा? फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों? रिवर्स से क्लियर है ना, ये हायर पोटेंशियल और ये वाई, तो ये भी क्या सर्किट कंप्लीट हो गया? अब सोच, डायरेक्शन पलट गई। अब ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। अल्टरनेटिंग सप्लाई ऐसे तो चेंज होता है, तो अब यहाँ क्या बनेगा? वाई की जगह क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा ना। अब फिर ये रिवर्स बाइस में, ये फॉरवर्ड बाइस में, और ये एक्स, एक्स यहाँ क्या? वाई। यहाँ क्या? वाई। यहाँ क्या? अरे ये तो अब रिवर्स हो गया ना भाई, ये किस में है? फॉरवर्ड। ये वाई, ये एक्स, अभी ये किस में? फॉरवर्ड की रिवर्स? रिवर्स। क्या करंट वापस आ गई? नहीं, यही कह रहा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कौन कौन रिवर्स में? D2 and D3 are forward bias. D2 and D3 are in forward bias, and D1 and D4 are in reverse bias. Or during positive half cycle, D1 and D4 are in forward bias, and D2 and D3 are in reversed bias. अरे क्लियर है ना? समझ पाए कि हम ही समझ रहे हैं बस? खाली आ रहा है? देख लो भाई, क्लियर है? आसान है यार, कुछ खास बात नहीं है, बहुत टाइम पास चीज है, एकदम सिंपल। मतलब चैप्टर ही 2 घड़ी का है, मतलब पूरी फिजिक्स ही ऐसी है। पढ़ो बस ढंग से, थोड़ा ध्यान से सुन लो, सारी कहानी हो जाए यार, मैं बता रहा हूँ ऐसा ही है ये सब तो लगा लिए थे, ये सब लगा लिए थे ना? हाँ, चलो आओ आगे बढ़ते। देखो अभी तो जीरो डायोड बाद में, ये बताओ, a full wave rectifier circuit consists of two PN junction diode, a center tape transformer, capacitor and a load resistance, ठीक है ना? Which of the component remove the AC ripple from the rectified output? कौन रिमूव करता है? कैपेसिटर। 2023 में पूछा गया था। ये देख, बना पाओगे इसको? ये बनाए थे कल? नहीं बनाए थे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। इसमें देखो, कुछ डायोड फॉरवर्ड में होंगे और कुछ रिवर्स में। जो फॉरवर्ड में होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे?
क्लोज्ड, और जो रिवर्स में होंगे वो ओपन। कौन फॉरवर्ड में कौन रिवर्स में? D1 फॉरवर्ड में, D1 किसमें? ये पॉजिटिव है ना, यहाँ ये पॉजिटिव है, तो जब इस पर पॉजिटिव मिला तो ये रिवर्स, तो क्लोज स्विच की ओपन स्विच? क्लोज्ड। और ये कैसे? अरे क्लैरिटी है ना? तो करंट कैसे चलेगी? क्या ऐसे आएगी यार? तो I इक्वल्स टू क्या होता है? I इक्वल्स टू V बाई आर। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज कितना है? 10। और रेजिस्टेंस 4 ना, 2.5 आएगा क्या? कौन सा आंसर हो गया? डी, 2.5 एम्पीयर। कठिन है? कठिन है नहीं, फुल टाइम पास है भाई। ये देखो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 और -6, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? -2। भाई 4 में से अगर -6 घटाएंगे तो -2 आएगा। कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। क्या पूछा आपने से? करंट फ्लोइंग ना, तो I इक्वल्स टू क्या लिखेगा? 10/R। R कितना है? R कितना है? 1 किलो ओम ना, तो क्या 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 3 लिख लें? ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2। कौन सा होगा? बी। ये देख, फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट बताओ, कौन से में करंट जाएगी? नीचे वाले में जाएगी, इसमें कोई करंट जाने वाली नहीं है। क्या ऊपर वाली में जाएगी? कितनी? I इक्वल्स टू V बाई आर ना, V बाई आर, तो V कितना है? 5, 10, 0.5 क्या? ओ आ गया तुम लोगों को, क्या बात। फाइंड VAB ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। क्या निकालना है? VAB। चलिए बता, टोटल करंट बता सकते हो? ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में, ये सीरीज है ये दोनों। तुम लोग सीधा यहां आए हो क्या पढ़ने? इसके पहले कभी कुछ पढ़ाई लिखाई का मुंह नहीं देखे? यार ये दोनों पैरेलल हैं भाई, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल का मतलब यार ऐसे मत करो यार तुम लोग यार। भाई ये 10 और ये 10, सोच यहां से जो करंट आएगी वो इन दोनों में डिवाइड होगी कि नहीं? सिंपल सी बात है, डिवाइड होगी ना। जब भी करंट डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, तो मान लो पैरेलल, जिस भी दो रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो जाए तो वो कैसे होंगे? पैरेलल। तो यहां से करंट आएगी तो यहां और यहां डिवाइड होगी कि नहीं? तो कैसे होंगे? पैरेलल। कैसे होंगे? पैरेलल। अरे होंगे ना। ये डायोड कैसे है, फॉरवर्ड बाइस में कि रिवर्स बाइस में? तो क्या क्लोज स्विच की तरह काम करेगा? करेगा ना। तो 10 और 10 पैरेलल में जुड़े हैं, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ठीक है ना? हाँ, कलर चेंज कर दें। अच्छा, उधर तो दिख रहा है यार, इस पे नहीं दिख रहा है बस। हरा हरा तो हरे हरे का एहसास तो तुमको अभी नहीं होगा। हाँ, कल हो रहा था। अच्छा यार, फिजिक्स कैसे हो सकता है यार? क्या यार, जो पढ़ाया था वही आया था। हाँ, क्या कुछ बाहर का भी था क्या पेपर में? नहीं, मॉड्यूल और PYQ, हाँ, वही नीट में भी आएगा यार। इतना सवाल है ना मॉड्यूल में भाई, इतना ओवर क्वेश्चन डाल दिए हैं कि उसके बाहर कुछ बचता ही नहीं है। तो वही एक ही चीज खाली खराब है बस, कि गलतियां बहुत है मॉड्यूल में। हाँ, क्या चीज? तो तुमको तुम्हारे लिए अलग से समय बनाया जाएगा क्या? प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता, करती क्या हो? मैं तो नोट्स लिखवा ही रहा हूं क्लास का, क्लास में। ये सब लिखने में कितना समय लगता है भाई? आधा घंटा, 2 घंटा? अबे ये लिखने में 2 घंटा लेते हो बे तुम लोग?
हाँ हाँ, क्या है फिजिकल केमिस्ट्री सर रुक के लिखवाते नहीं है क्या? तो उसमें क्या कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। अरे यार ऐसे मत करो यार तुम लोग यार, अब आखिरी मोमेंट पे आके ये सब मत करो यार। कितने कमजोर हो गए तुम लोग यार, लिटरली यार, मतलब हाँ दुख की बात है भाई। पंचवर्षीय योजना, एक साल नोट्स बनाएंगे, अगले साल तैयारी करेंगे, अगले साल सवाल लगाएंगे, फिर उसके बाद एक साल पूरे कंटेंट को एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर घर वाला भगा देगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग बस ये काम करो सिंपल कि नोट्स तो देखो, नोट्स तो लिखनी पड़ेगी, उससे तो बच नहीं सकते। बट नोट्स लिखते समय चलो एक चीज और डाल लिया करो, जैसे नोट्स लिखते समय जब सवाल बना रहे हो तो उन सवाल को देख के मत बनाओ, तो ठीक है वो प्रैक्टिस हो रही है। फिर अगर देख के नहीं बना रहे हो तो प्रैक्टिस हो रही है। देखो हर मोमेंट को ना क्रिएटिव बनाओ, सीखने का थोड़ा सा रखो ना यार। अभी तुम्हारा ऑप्टिक्स शुरू होगा, बहुत मजा आएगा गारंटी है, लेकिन वही रोज का रोज करोगे तो मजा आएगा। अब रोज तुम 10 सवाल लगाने का तुमको समय नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। उसमें तो खाली रोज सवाल ही सवाल आएगा, पहले दिन से सवाल से ही पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा देंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने बैठेंगे ना ऑप्टिक्स का तो फिर 1 महीना लग जाएगा, उतना अपने पास समय नहीं है। सवाल से पढ़ेंगे और सवाल से एकदम जबरदस्त समझ भी आएगा, लेकिन वही बात है कि फिर उसके बाद सवाल के बाद और सवाल लगाने पड़ेंगे भाई। ऐसे करोगे तो बात नहीं बनेगी। थोड़ा जागो, थोड़ा मेहनत करो यार, थोड़ा मेहनत करो, मतलब थोड़ा सा अपना इफेक्टिवनेस बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। अब वो देखना है तुमको कैसे बढ़ाना है, ये नहीं बैठ के 4 कलर का पेन लेके रच रच के लाइन खींच रहे नहीं। हाँ लिखो बस, बिल्कुल खट से लिखो, खट से सवाल बनाओ। जैसे देखो, अगर अगर 100% फिक्स है, अगर तुम एक लेक्चर लिखने में 2 घंटा ले रहे हो ना, तो तुम ध्यान से लिख नहीं रहे हो, तो ध्यान से लिख नहीं रहे हो। मान लो हार्ड एंड फास्ट, आज का लेक्चर अगर आज खत्म करते हो ना, तो हार्ड एंड फास्ट बहुत उड़ के लगेगा, तो पर लेक्चर 1 घंटा यार, इससे ज्यादा लग रहा है तो फिर बहुत खराब है। अगर 1 घंटा लग रहा है तो 3 घंटा हो गया, हो गया, ठीक है ना। 4 घंटा मान लिया हमने, 1 घंटे का तुमने ब्रेक ले लिया, तब भी तुम्हारे पास 3 घंटा है प्रैक्टिस करने के लिए भाई। 7 घंटे पढ़ना है यार, 7 घंटे पढ़ना है। अब 7 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं बचा, अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, और फिर उधर समय मिलेगा। मार्च अप्रैल जैसे अभी चल रहा है, जिस फ्लो में अगर अभी चल रहा है, अगर ऐसे फ्लो चलता रहा तो मैं हार्ड एंड फास्ट 28 फरवरी को बाहर हो जाऊंगा, पूरा सिलेबस खत्म करके। हाँ हम बिल्कुल देंगे भाई, टाइप करवा रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो तुम यार। केमिस्ट्री का भी टाइप करा रहे हैं, हाँ हाँ, जब तक नीट नहीं हो जाएगा तब तक पटना में है। अरे घर में स्टूडियो लगा ही है, ऑनलाइन का जितना रहेगा वो तो हम घर से काम कर लेंगे, तो एग्जाम करा के जाएंगे, टेंशन मतलब, ठीक है ना। चाहे जो भी हो, नहीं होगा तो रुक जाएंगे पटना में। हाँ क्या चीज क्लियर? एग्जाम, एग्जाम क्लियर उसके बाद तो भाई, क्लियर तो भाई वो तो एग्जाम के बाद ना, नीट एग्जाम के बाद ना, तो क्लियरेंस का तो दीदी कराएंगे तभी तो रुक के आप करेंगे क्या, घास छिलेंगे। चलो ये भाई सुनो, ये 10 है और ये कितना है 10, 10 और 10 कैसे जुड़े हैं पैरेलल में, पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, सिंपल। 1/rp बराबर 1/10 प्लस 1/10, तो आर बराबर कितना हो गया 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 ओम। और ये 10 ओम के साथ कैसे सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा वे 15 ओम, कितना होगा 15। करंट बताओ तो, करंट बताओ तो, 30/15 ना, तो कितना हो गया 2 एम्पियर ना। अब सोच, यहां से आ रही है कितनी करंट 2 एम्पियर, इसमें कितनी गई, अरे दोनों रेजिस्टेंस बराबर है ना, तो दोनों में बराबर बराबर करंट जाएगी, इधर भी 1 एम्पियर और इधर भी 1 एम्पियर, क्लियर है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितने का होगा, करंट गई 1 एम्पियर का, रेजिस्टेंस कितने का है 10 ओम का, तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR, तो क्या लिखोगे 10 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट।
करंट नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, गधेड़े। डायोड से 10 वोल्ट, क्या हो गया भाई साहब 10 वोल्ट। सुनो अब ये देखो क्या कह रहा, क्या कह रहा, 12 वोल्ट की बैटरी है, कौन फॉरवर्ड में कौन रिवर्स में, क्या D1 ओपन हो जाएगा, क्या D2 क्लोज हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। अरे करंट तो ऐसे चलेगी ना, अरे क्लियर है क्या, ये कैसे हो जाएगा ओपन स्विच, उसमें कोई करंट जाने वाली नहीं है, तो आई बराबर कितना V बाई आर, V कितना है, V कितना है 12 और R कितना है 6, कितना, कौन सा आंसर। अभी ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी ढूंढो गधेड़ो। विच इज द करेक्ट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का करेक्ट डायग्राम कौन सा है, सी आएगा। अच्छा कैपेसिटर को उठा के सीरीज में लगा देंगे, क्या बोले हैं अभी चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कैपेसिटर लोड के साथ, यहां प्लस और माइनस का मतलब है कि यहां लोड रेजिस्टेंस लगा है, लोड रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है पैरेलल में, कैसे कनेक्ट होता है पैरेलल में। तो ये दिख नहीं रहा, अभी पढ़े हैं अभी भूल जा रहे हैं क्या भैया। यहां देख रहे हो डायोड कहां लगा है, लोड कहां लगाओगे भाई डायोड के पैरेलल, अरे क्लैरिटी है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये थोड़ा सही हो सकता है, ऐसा नहीं है पूरी तरह से गलत नहीं है, ये पूरी तरह से गलत नहीं है, ये सही भी है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना, लेकिन ये पोलैरिटी की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अरे बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे हाँ भाई, यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव, अरे भाई ये देख रहे हो करंट ऐसे जाएगी ना और ऐसे वाली नहीं जाएगी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर है कि नहीं है, अरे क्लियर है ना, दोनों एक साथ फॉरवर्ड में आ रहे हैं, दोनों एक साथ रिवर्स में आ रहे हैं। ये देखो ये क्या है, इन द डायग्राम द इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड सी, इनपुट कौन कौन से टर्मिनल पे, ए और सी पे, और लोड कहां लगा है, लोड रेजिस्टेंस कहां लगा है बी और डी पे, लगा है ना, लगा है ना, तो देख कैसे चलेगी करेंट, यहां से देख क्या, यहां से देख, यहां से करंट आई ऐसे जाएगी, फिर इधर जाएगी, क्या इधर आ जाएगी, क्या फिर इधर चली जाएगी, और फिर यहां आउटपुट आ जाएगा, अरे ठीक है ना। अब सोच किधर, इधर कैसे जाएगी रे आंटी, ये तेरे पास x है, यहाँ ड्रॉप हो गया, ये y हो गया, तो लोअर से हायर चली जाएगी, यही तो पढ़ा के भेजा हूं अभी। अब बैठे बैठे भांग पी रहते हो क्या बे तुम लोग, ये x है तो ये क्या है x है, यहाँ ये फॉरवर्ड की रिवर्स, इसमें कोई करंट जाएगी, क्या इसमें जाएगी, यहाँ के बाद इधर जा पाएगी, ये x है और ये ड्रॉप हुआ ना, y x से कम होगा ना, कि आगे जाएगी, यहाँ क्या कहलाएगा भाई। अब सोच इधर देख, जब उल्टा करंट आएगी तो इधर से आएगी, ये क्या कहलाएगा x, इसमें कोई करंट, इसमें जाएगी ना, यहां से करंट इधर जाएगी, फिर यहां नीचे, फिर यहां और फिर बाहर, नहीं आया, तो क्या फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। चार्ट डायग्राम दिया रहेगा, पहचान पाओगे कौन सा सही है, ब्रिज रेक्टिफायर का सही डायग्राम कौन सा है बस। In a full wave rectifier, circuit is operating from 50 Hz में, the fundamental frequency in the ripple will be, जो आउटपुट मिलेगा कितना होगा 100 हो जाएगा ना। अरे भाई हाफ वेव रेक्टिफायर थोड़ी है, फुल वेव रेक्टिफायर है ना, ये क्या करेगा f को 2f कर देगा ना, रिपल के साथ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 100। ये देखो क्या है ये जेनर डायोड, क्या है जेनर डायोड, एक ऐसा डायोड जो खराब होने के बाद काम करता है, थोड़े कॉस्टली होते हैं ये, थोड़े कॉस्टली होते हैं, जो बहुत बहुत सॉफ्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जिन पे ये प्रिसाइज है कि ये 5 वोल्ट से ज्यादा का वोल्टेज ड्रॉप सर्वाइव नहीं कर सकते, या एक स्पेसिफिक जो भी कोई स्पेसिफिक वोल्टेज ड्रॉप है उसको सर्वाइव, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वहां पे ये जेनर डायोड्स लगाए जाते हैं। ये बहुत दमदार होते हैं, बहुत तगड़े से काम करते हैं, ठीक है ना। कैसे काम करते हैं, जब ये काम कर रहे होते, जब मतलब जब ये रिवर्स बाइस में कनेक्ट होते, तो रिवर्स बाइस में बिफोर ब्रेकडाउन कोई भी डायोड कैसा काम करता है, क्लोज स्विच की ओपन स्विच, बिफोर ब्रेकडाउन। रिवर्स बाइस में कोई भी डायोड बिफोर ब्रेकडाउन कैसे काम करता है, ब्रेकडाउन के पहले कोई करंट जाता है, भाई गजब गधा हो बे तुम लोग, खच्चर कहीं के, बैठ के बस खाली भजन गाना है, कुछ याद वाद करना है नहीं। ये क्या बोला यहाँ पे मैंने, इतने हिस्से में कोई करंट है,
जो थोड़ी सी दिख रही है वो किसकी वजह से दिख रही है? सिलिकॉन की वजह से। उस करंट से अपना कुछ होने जाने वाला, इसी वजह से इसको क्या बोले हैं? ओपन स्विच। ये मालिक है प्रभु। ये बताओ, बिफोर ब्रेकडाउन ये डायोड कैसे काम करेगा? बिफोर ब्रेकडाउन ओपन स्विच, कैसे काम करेगा? ओपन। आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेकडाउन क्लोज स्विच। करंट बढ़ जाएगी लेकिन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं। देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, कहां गया? ये रहा। क्या हुआ? वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज के बाद वोल्टेज बढ़ा नहीं। क्या बढ़ा है? बस केवल करंट। बस क्या बढ़ा है? करंट। वोल्टेज में कोई चेंज होने वाला नहीं। जीनर डायोड जो होते हैं ना, वो हैवीली डोप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हैवीली डोप्ड। इनकी कंडक्टिविटी बहुत तगड़ी होती है, बहुत दमदार। ठीक है ना? तो हुआ क्या, जब आप यहां पे एक बैटरी लगाए तो यहां पे कैसा टर्मिनल क्रिएट किए? पॉजिटिव। यहां पे कैसा क्रिएट किए? नेगेटिव। क्लियर? अगर ये ब्रेकडाउन में चला जाएगा, अगर ये ब्रेकडाउन में चला जाएगा तो क्या इसके टर्मिनल्स पे वोल्टेज कभी चेंज होगा? इसके टर्मिनल पे कभी वोल्टेज चेंज नहीं होगा। छोड़ो, सवाल से सिखाते। ये बताओ, जो जीनर डायोड है वो कैसे काम करता है? पहले ये बताओ, फॉरवर्ड बाइस में कि रिवर्स बाइस में? रिवर्स बाइस में। कैसे काम करता है? रिवर्स। बिफोर ब्रेकडाउन की आफ्टर ब्रेकडाउन? आफ्टर ब्रेकडाउन। आफ्टर ब्रेकडाउन, खराब होने के बाद। जीनर डायोड काम कब परफॉर्म करेगा? खराब होने के बाद। खराब होने से पहले इसका कोई काम नहीं होता। देखो इसका काम क्या है बेसिकली समझो, कि अगर मान लो हम तुमसे कहे कि हमने यहां पर बैटरी लगाई 10 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की। यहां पे हम रेजिस्टेंस लगाए हैं 4 ओम का, और यहां पर हम रेजिस्टेंस लगाए हैं 6 ओम का। ठीक है ना? और यहां पर हम एक डायोड लगाए हैं, जीनर डायोड का सिंबल होता है ये। डायोड लगाए हैं, इसका कट ऑफ वोल्टेज है 8 वोल्ट। कितना भाई साहब? क्लियर है क्या? समझ आया? किसके पैरेलल लगा है? किसके पैरेलल लगा है? 6 ओम के। किसके? 6 ओम के पैरेलल लगा है ना। दो रेजिस्टेंस, एक 4 ओम और एक कौन सा? 6 ओम। पैरेलल किसके लगा है? 6। जिसको बचाना है उसी के पैरेलल लगाना है। जिसको बचाना है, जिस लोड को बचाना है, उसी के पैरेलल इसको लगाना है। ये बताओ, ये ब्रेकडाउन में जाएगा कितने वोल्ट पे? 8 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे? इस समय पहले कंडीशन ये सोचो कि क्या ये जो डायोड है ये रिवर्स बाइस में, मतलब ब्रेकडाउन में है कि नहीं। पहले ये सोचना है कि ये ब्रेकडाउन में होगा कि नहीं होगा। तो कैसे सोचेंगे? मान लो कि ये ब्रेकडाउन में नहीं है। हाँ, ब्रेकडाउन का, अच्छा ओके। हम ब्रेकडाउन वो बोल रहे हैं जब डिप्लीशन रीजन कोलैप्स कर जाता है। सोच, बैरियर पोटेंशियल जब कोलैप्स कर जाता है, जब ये पूरा बैरियर पोटेंशियल रिवर्स बाइस में क्या होगा? ये डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, बढ़ते 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 अचानक से कोलैप्स कर जाएगा। जिस वोल्टेज पर कोलैप्स किया है उसी को कट ऑफ वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। अरे क्लियर है? समझ गए? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। कोई डाउट और किसी को? ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? नहीं। मतलब ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि ये डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 वोल्ट है। कितना है? 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट के पहले ये कैसे काम करेगा? ओपन स्विच की क्लोज स्विच? भाई मैं सही बता रहा हूं ना, मैं तुम लोगों के जितना बंड बैच आज तक कभी नहीं देखा, गधेड़े। मैं कह रहा हूं 50 बार चिल्ला चुका हूं, ये रिवर्स बाई से। हाँ, खच्चर गए। इतनी सी बात नहीं याद हो रही है, और जाना नीट निकालना है हम। इसको कौन सा वोल्टेज बोलते हैं? कौन सा वोल्टेज बोलते हैं इसको? ब्रेकडाउन वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? क्या इस वोल्टेज के बाद डायोड खराब हो जाएगा? उसमें ऑल ऑफ सडन करंट बढ़ जाएगी और वोल्टेज में कोई चेंज होने वाला? और इसके पहले, इसके पहले ये जो करंट आ रही है ये माइक्रो एम्पियर है। क्या है? और ये जो करंट है वो किसकी वजह से है? सिलिकॉन की वजह से। उस करंट से अपने को कोई मतलब, और वो है भी नहीं मतलब लायक यार। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है। बहुत छोटी सी करंट है ना, बहुत थोड़ी सी करंट है। उस करंट से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ओपन स्विच। क्या बोलते हैं भाई? ओपन स्विच। अरे क्लैरिटी है?
और इस हिस्से में कैसे होगा, कैसे होगा, क्लोज्ड स्विच विथ कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा। अरे क्लैरिटी है? तो देख, अभी पहली कंडीशन ये मान के चलो, जब तुमने रिवर्स वाइस में देखा तो पहले ओपन स्विच था, मान लो कि ये ओपन स्विच में काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो ओपन स्विच में होगा तो क्या करंट ऐसे चलेगी, कितनी करंट आएगी, आई इक्वल्स टू V बाई आर। वी कितना है 10, आर कितना है 10, कितना आया 1 एम्पियर। अरे आया ना, यहां गया 1 एम्पियर, इधर कितने का वोल्टेज ड्रॉप होगा, V इक्वल्स टू आई आर ना। करंट कितना है इसमें 4, रेजिस्टेंस कितना है, करंट 1 और रेजिस्टेंस 4, तो कितना हो गया 4 वोल्ट। और यहां पे कितना वोल्ट हो गया, कितना वोल्ट 6 वोल्ट। और ब्रेकडाउन कितने पे आ रहा है 8 पे, क्या डायोड ब्रेक करेगा, डायोड ब्रेकडाउन में जाने वाला नहीं है और जरूरत भी नहीं है। यहां 8 वोल्ट लिखने का मतलब समझ रहे हो, इस लोड की सेंसिटिविटी है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट से 8.00001 भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, खराब हो जाएगा। तो हमको इसको बचाना है, क्लियर है, पर्पस फुलफिल हुआ, समझ आ रहा है। सोचो अब इसी सवाल को हम बदल दें, तो ये बताओ क्या अगर हम यहां पर 8 वोल्ट का डायोड लगाए हैं, इस समय ये मेरा लोड काम कर रहा होगा कि नहीं, कर रहा होगा, कितने वोल्ट पे 6 वोल्ट पे, 7 पे भी कर सकता है, 8 पे भी कर सकता है, 8 से ज्यादा पे करने वाला नहीं है। सोच अगर मैं ऐसे कह देता कि ये मेरे पास बैटरी है 10 वोल्ट की, और यहां पर मेरा रेजिस्टेंस है 4 ओम का, यहां पर मेरा रेजिस्टेंस है 6 ओम का, और अब मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां पर एक रिवर्स बाइस में जिनर डायोड लगाया है, और यह है 5 वोल्ट, कितने वोल्ट का 5 वोल्ट का, मतलब अब मेरा लोड जो है वो सेंसिटिव है कितने वोल्ट के लिए 5 वोल्ट के लिए। सोच अगर मैं कंडीशन 1 में अपने जीनर डायोड को मान लेता ओपन स्विच में, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप कितने का होता, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितने का होता है 6 वोल्ट का। क्या ये होने देगा 6 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप, नहीं, क्या ब्रेकडाउन में चला जाएगा, कितने वोल्ट पे, कितने वोल्ट पे, कितने वोल्ट पे 5 वोल्ट पे, मतलब यहां कितना वोल्ट हो जाएगा 5, और यहां कितना 0, तो यहां भी कितना 5 और यहां कितना 0। अरे समझे कि नहीं, तो 6 ओम के अक्रॉस कितने का ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट का, तो आई बराबर कितना हो जाएगा V बाई आर, तो 5/6। अरे क्लियर है क्या, यहां कितनी करंट आ रही है, यहां कितना वोल्ट है 5, यहां कितना है 10, डिफरेंस कितने का 5 का ना, इसको I2 बोल दो, इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो, इसको I1 बोल दो, और इसके अंदर जो करंट जाएगी उसको IZ बोल दो, क्या बोल दो IZ, जेनर डायोड की करंट। तो I1 क्या लिखोगे, 10 में से 5 गया कितना 5, 5/4। अरे क्लियर है क्या, अच्छा IZ क्या लिखोगे 5/4 माइनस 5/6, नहीं आया, यहां से आई 5/4, इधर चली गई कितनी 5/6, बचा कितना 6 दूना 12, 4 दूना 15 माइनस 10, तो कितना हो गया 5/12। अरे क्लियर है क्या, तो जीनर डायोड में कितनी करंट गई 5/12 एम्पियर। समझ पाए, समझ आए, मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आए। पहले जीनर डायोड में कोई करंट नहीं जा रही थी, अब जीनर डायोड जब काम करने लगा तो उसका बस एकमात्र उद्देश्य है कि जो 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा ना, जिसके पैरेलल डायोड लगा है जीनर डायोड, उसको बचाना है, मतलब उसके क्रॉस जीनर डायोड के वोल्टेज ड्रॉप से, जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होना चाहिए, बस। अब मान लो, सुनो, जब तुमको समझ आ जाए तो बता देना मास्टर अब आ गया। हम कह रहे हैं यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर तुम्हारे पास कितना लगा है, कितना लगा है, चलो यहाँ पे हम बोल ले रहे हैं 6 ओम, और हम कह दे रहे हैं कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का। अरे क्लियर है ना, और यहां पर एक लगा है डायोड, ठीक, और ये जो डायोड लगा है ये लगा है 10 वोल्ट का, कितने वोल्ट का 10 वोल्ट का जीनर डायोड है। ये बताओ करंट थ्रू जीनर डायोड, पहले चेक करो, करंट थ्रू जीनर डायोड, ठीक है, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पहले चेक करो। पहले मान लो कि करंट थ्रू जीनर डायोड कितना है जीरो, कितना है जीरो, मान लो इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रही है, सारी करंट यहां से जा रही है, टोटल करंट कितना आएगा, आई इक्वल्स टू कितना आएगा V बाई आर ना,
आई इक्वल्स टू वी बाई आर। वी कितना है 20 और आर कितना है 16, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 5/4 आया ना। यहां वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, यहां वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, V इक्वल्स टू आई आर, तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 6 ना। यहां वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, पहले तुम इसका वोल्टेज ड्रॉप देखो, वहां निकालने का कोई मतलब है ही नहीं, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखो कितना हुआ, I इक्वल्स टू वी बाई आर, तो I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू आई आर। क्या सारी करंट यहां आ रही है, I कितना है 5/4 और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 25/2 मतलब कितना 12.5। बोलो हो पाएगा 12.5 का ड्रॉप हो पाएगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 10, 12.5 संभव, तो हो गया खत्म बात। मतलब भाई क्या ये जो हम सोचे हैं ये गलत सोचे हैं कि सही सोचे हैं, गलत सोचे हैं, मतलब ये ब्रेकडाउन में होगा, डायोड विल बी अंडर ब्रेकडाउन। यहाँ पे कितना 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 10, यहाँ कितना 0, करंट कितना, अरे V बाई आर ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 और रेजिस्टेंस कितना 10, 10/10 कितना हो गया 1 एम्पियर। अरे हो गया ना, हो गया। यहां देखो करंट I2, ये 20 और ये कितना 10, 20 में से 10 गया 10/6 कितना 5/3, 5/3 आया कितना 5/3, इधर कितना चला गया 1। क्या जीने डायोड का करंट निकाल सकते हो, IZ कितना बे 5/3 माइनस 1 तो कितना 2/3 एम्पियर, दैट विल बी द करंट थ्रू जीना डायोड। अरे क्लियर है, नहीं आया, आया और सोचो चलो लो। मान लो हम तुमसे कहते यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे लगा है एक डायोड, ये है तुम्हारे पास 6 ओम, ये है तुम्हारे पास 4 ओम, और यहां पर तुम्हारे पास एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, और ये जो है ये है 5 वोल्ट। ये बोलो खराब होगा, काम करेगा नहीं करेगा, जीने डायोड में कितना जाएगा, काम करेगा, जीने डायोड रिवर्स वाइस में होगा, मतलब कट उसमें ब्रेकडाउन में होगा, ब्रेकडाउन में होगा कि नहीं होगा, सोच के सोच के सोच के, हवाबाजी नहीं। मान लो ब्रेकडाउन में, मान लो ब्रेकडाउन में नहीं है, पहले क्या मान लो कि ब्रेकडाउन में नहीं है, तो ये कितना वोल्ट है 10, ये 6 और 4 कितना हो गया 10, करंट कितना हो गया, तो यहाँ क्या 6 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, मैक्सिमम हो कितना सकता है 5, मतलब यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ 5 होगा और यहाँ कितना होगा 0। अरे होगा ना, तो बताओ ये 10 और ये कितना 4, सॉरी ये 10 और ये कितना 5, तो आई इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 10 में से 5 गया 5, 5/4। अरे क्लियर है क्या, और इधर ये 5 और ये कितना 0, तो इधर आई कितना 5/6। अरे क्लियर है ना, तो जीना डायोड में कुछ करंट जाएगी ना, कितनी जाएगी 5/4 माइनस 5/6 कितना हो जाएगा 5/12। अरे वही वाला सवाल हो गया क्या, यहाँ 15 और यहाँ पे कितना 10, तो कितना हो गया 5/12। अरे क्लियर है क्या, लेकिन चेक जरूर कर लेना कि डायोड रिवर्स बाइस में है कि नहीं है। अरे क्लियर है ना, मतलब डायोड ब्रेकडाउन में गया कि नहीं गया, अगर ब्रेकडाउन में नहीं गया होता तो भाई इसमें कोई करंट जाती नहीं, तो सब करंट पास कर जाती। चलो एक आखिरी सवाल बना, मान लो अगर हम तुमसे कहें कि यहां पे तुम्हारे पास एक बैटरी है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम का, यहां पर एक रेजिस्टेंस है 15 किलो ओम का, और यहां पर तुम्हारे पास एक जीनर डायोड लगा हुआ है ऐसे ऐसे, तो ये जीनर डायोड किसको बचा रहा है 5 को कि 15 को, 5 को। हम कह रहे हैं कि यहां ड्रॉप, यहां बैटरी का वोल्टेज है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट मान लो, कितना भाई साहब 20 वोल्ट, और हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो डायोड लगा है ये 10 वोल्ट का, मतलब ये जो लोड है ये 10 वोल्ट की सप्लाई तक बिल्कुल डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। तो बताओ करंट थ्रू जीनर डायोड, करंट थ्रू जीनर डायोड 0 होगा, कहा है हा? ये बताओ आई बराबर देखोगे तो कितना होगा V/R, आई बराबर V/R, वी कितना है 20
और आर कितना है 20, कितना हो गया 1 मिली एम्पियर, याद रखना क्या भाई साहब 1 मिली एम्पियर, ठीक है ना, किलो किलो ओम है ना। तो यहाँ पे जो होगा 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा, और ये कितने पे ऑपरेशनल है 10 पे, क्या यहाँ 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा, ऊपर वाला खराब होगा नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये काम करने वाला नहीं है। जैसे फ्यूज काम करता है ना उसी तरह काम करता है। क्लैरिटी ना, नहीं आया। करंट थ्रू जेनर डायोड कितना हो जाएगा, आईजेड बराबर 0 हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये देखो बनाओ, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इन द सर्किट शोन फिगर। वी नॉट का वैल्यू बताओ कितना वोल्ट होगा, कॉमन सेंस लगाओ। ये कितने वोल्ट का 6 का, ये कितने का, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 6 किलो ओम ना। मान लो कि अभी डायोड काम नहीं कर रहा है, तो क्या यहाँ पे ऐसे करंट जाएगी, कितनी 6 2 8, 20/8, क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 6 से ज्यादा आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो। ट्रिक बताया तुम लोगों को वोल्टेज डिवीजन का, छोड़ो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाएंगे। कितना वोल्ट आ रहा है, कितना वोल्ट 15, 15 भाई ये बताओ ये टोटल कितना हो गया 12 ना, कितना हो गया 12। तो आई इक्वल टू कितना 6 2 8, आई इक्वल टू कितना 12 कह रहा हूं 6 2 8, तो आई इक्वल टू 20/8, 20/8 का मतलब हाँ 5/2, अरे क्लियर है क्या, 5/2 को 6 से पास कराओ तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बताओ तो V बराबर आई आर, तो आई कितना, आई कितना 5/2 और ये कितना 6, तो 2 तिहाई 6, कितना वोल्ट आया हो, कितना वोल्ट आया 15, 15 वोल्ट आया ना। और जीना डायोड कितना है 6, क्या होने देगा, तो यहाँ कितना वोल्ट आएगा 6। अरे नहीं आया, ये देखो यहाँ क्या कह रहा है 15, यहाँ क्या है 5, यहाँ कितना है, यहाँ कितना लगा है 10। अब देखो यहाँ 5, यहाँ 10 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, 10 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। मान लो कि ये काम नहीं कर रहा है, तो 15 और 5 20, 20 हो गया, मतलब 2 किलो, कितना किलो, तो 15 7.5 हो गया, 7.5 हो गया, क्लियर है, 7.5 ये हो गया, और इसमें निकालना है अपने को, क्लियर है। तो 7.5 में आप अगर देखेंगे तो ये कितना 5 ने 15, 3 3/4, 7.5 में 3/4 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 4/3 से 45/4, मतलब कितना 11 चौको 44, 11.2 के करीब आएगा, 10 से ज्यादा आएगा, हाँ 10 से ज्यादा ही आएगा, मतलब वो तो आपको अब कैलकुलेट करना ही पड़ेगा भाई, उसके लिए तो आप बच नहीं सकते। यहाँ पे करंट जा रही है कितनी, आई, आई इक्वल टू कितना, V कितना है 15 डिवाइडेड बाई R कितना है 2000 ना, अरे क्लैरिटी है। तो I बराबर कितना हो गया टोटल करंट, अरे भाई कितना, अरे 7.5 मिली एम्पियर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, अरे भाई 7.5 मिली एम्पियर, यहां से आया कितना 7.5 मिली एम्पियर, इधर कितना 5 7 35, 3.5, अरे लगभग 5 7 50 25, 5 7 35, 36 37, 3.75, कितना हो गया 3.75। अब 15 में से 3.75 घटाओगे तो 10 से तो ज्यादा ही आएगा ना, मतलब खराब हो गया कि नहीं, खराब हो गया, खराब हो गया इसका क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा 10, और यहाँ पे कितना आएगा 0, अरे होगा ना, नहीं आ रहा है, अरे बता दो भाई आ रहा है तो क्या करोगे, क्या करोगे भाई, जीना डायोड में करंट निकालना है, क्या यहाँ और यहाँ करंट बताना पड़ेगा, इधर करंट कितना है यहाँ 15 और यहाँ कितना है 10, 15 में से 10 क्या, तो 5/500, तो आई बराबर कितना, आई बराबर कितना 10 मिली एम्पियर के करीब आएगा, अरे क्लियर है, नहीं आ रहा है, 1/100 ना, 1/100 तो कितना, कितना 10⁻⁻2 एम्पियर, या 10 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, 10 मिली एम्पियर 10⁻10 इंटू 10⁻3, 10 मिली एम्पियर। अब 10 मिली एम्पियर में से इधर कितना चला जाएगा, इधर कितना जाएगा बोलो, करंट कितना जाएगा 0,
कैसे गाधा हो बे, इतना कैसे हो सकते हो यार, थोड़ा सा तो सम्मान करो। आई बराबर यहाँ पे वोल्टेज कितना है 10, यहाँ पे कितना है 0, तो 10/1500। अरे क्लियर है, 1/150 हो गया। अरे क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिखे, अरे भाई हम करें, आई बराबर कितना हो जाएगा 1/150, इसको सॉल्व करोगे तो पता है कितना आएगा 0.015, यहाँ 45 छक्का 90, 0.067। अरे क्लियर है, 0.66, 0.0067 इसके हिसाब से लिख लो। और ये किस में है, एम्पियर में, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, कितना 2 जीरो आएगा, एक जीरो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻³ या 6.67 मिली एम्पियर हो गया। कहाँ गया इसमें, इसमें गया ना 6.67 मिली एम्पियर, तो इसमें कितना गया 3.33 मिली एम्पियर आंसर। अरे समझ आया, पता नहीं तुम लोग को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हम कुछ नहीं जानते। चलो एक सवाल बनाओ, गलत हुआ भाई साहब फोड़ दूंगा, बराबर समझ लेना। 20 वोल्ट की बैटरी है, 4 किलो ओम का ये है और 8 किलो ओम का ये है, इसके पैरेलल एक जीना डायोड लगा है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 12 वोल्ट। बोलो 12 वोल्ट, बताओ करंट थ्रू जीना डायोड। करंट थ्रू जीना डायोड, करंट थ्रू जीना डायोड, आईजेड कैलकुलेट करना है, बताओ कितना होगा। बहुत दुख है मुझे इस बात का कि इतना आसान सवाल नहीं बन रहा है। क्या पढ़ रहे हो बे तुम लोग, क्या पढ़ रहे हो यार, इतने गधा कैसे हो सकते हो यार। कहो 40/3 कितना आया, कितने का बैटरी का वोल्टेज है, तो निकाल के ही मानोगी क्या कि जब तक 13.1 देख नहीं लेंगे, फिर देख नहीं लेंगे 12 से ज्यादा नहीं है तब तक कैलकुलेट ही करते रहेंगे। जब इस कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं रहा तो क्यों इसमें रगड़ रही है। 13 पॉइंट समथिंग आ गया ना, अब छोड़ उसको, आगे बढ़, वहां 12 है तो यहां भी 12 आएगा। इतनी देर में ये सवाल 4 बार लगाया जाना चाहिए। कौन है था, बनता है ना, बन गया, क्या बना 0, यहां कितना है वे। अरे भाई इसको पहले मान लो ये क्लोज्ड है कि ओपन है, पहले मान लो ये क्या है, ओपन है। टोटल करंट निकालो, आई बराबर कितना V/R, क्या निकालो आई बराबर V/R, आई बराबर V/R। अच्छा हम तुमको एक, लेकिन छोड़ो अभी नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बता दें, सुन ये बता, दोनों का रेशियो बता, 4 और 8 का 1:2, 1:2, इसके क्रॉस देखना है ना, कितने वोल्ट की बैटरी को 20 वोल्ट, इसके क्रॉस ड्रॉप देखना है ना, 1:2 का रेशियो आया ना, किसका है 1:2, अरे आया है ना। तो दूसरे के क्रॉस, इसके क्रॉस 2, इसका 2 है ना, इसका डबल है ना, तो कुछ नहीं करना, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 20 वोल्टेज ड्रॉप होगा। अरे 1:2 आया है ना, तो 2 1 कितना हुआ 3, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हुआ, ये इसको काट दो कितना हो जाएगा
3 छक 18, 6 दूना 12, 6.67। अरे क्लियर है ना? देख इसको मल्टीप्लाई करेगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? 12 से ज्यादा है कि नहीं? तो होगा 12, मतलब 12 से ज्यादा वाला होगा या 12 होगा? यहाँ 12, यहाँ 0, यहाँ 12, यहाँ 0, और क्या ब्रेकडाउन में चला गया। तो इसमें करंट आई बराबर कितना, 12/8, तो कितना 3/2 मिली एम्पियर, 1.5 मिली एम्पियर। यहाँ कितना, ये 20 है और ये कितना है 12 है, मतलब कितना 2 मिली एम्पियर, 8/4 ना, 1.5 इधर गया तो इसमें कितना है 0.5 मिली एम्पियर। अबे 2 आ रहा था, 1.5 उधर चला गया तो दूसरी ब्रांच में कितना जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। क्या भाई साहब, क्या भाई, और 2-4 सवाल। अबे भाई इतना निचले स्तर की चीज है यार, ऐसे मत करो यार तुम लोग भाई, प्लीज भाई प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बहुत गड़बड़ मामला है अगर ये स्थिति है तो प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है भैया, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। यहां पे हम कह दे रहे हैं 4 किलो ओम, यहां पे कह दे रहे हैं 6 किलो ओम, यहां पे कह दे रहे हैं 15 वोल्ट की बैटरी, यहां पे लगा दिए 8 वोल्ट। बताओ जेनर डायोड खराब होगा कि नहीं? रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ कितना होगा, क्या होगा 2:3। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है ना, 6 के अक्रॉस, तो क्या लिखोगे, क्या 3 ना, अरे इसके ये तो 2:3, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 15, 5 15, 3 त्रिका 9, ये कितना वोल्ट है 8, कितना है, खराब हो जाएगा, अरे खराब हो जाएगा। अबे यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप आया वो कितना आया 9, और यहाँ है कितना 8, चलेगा नहीं, खराब हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा 8, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 0, तो इसमें करंट 4/3 क्या मिली एम्पियर हो जाएगा, आने वाली करंट 15 में से 8 जाएगा तो 7, तो 7/4 मिली एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लिखा है किलो ओम, तो इसमें निकालना है करंट कितना होगा। तो क्या करोगे 7/4 माइनस 4/3, एलसीएम कितना 12, अरे क्लियर है। तो 3 7 21 और 4 चौक को 16, 16 4 20, 5/12 आया, नहीं आया? हाँ भाई, जीनर डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर से, हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर से एक सवाल आएगा और एक सवाल लॉजिक गेट से आएगा, ये बात याद रखे रहिए, ठीक है ना। कई बार मतलब ये जेनर डायोड, तो ये वो हिस्सा है कि जेनर डायोड से जब सवाल बनता है तो ये माना जाता है कि पेपर का लेवल थोड़ा ठीक है, अच्छा पेपर बना, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मतलब गड़बड़ मत करिएगा, ये जरूर चेक कर लीजिएगा जब भी जेनर डायोड, आज कल परसों जब भी प्रैक्टिस करिएगा तो ये चेक जरूर कर लीजिएगा कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लैरिटी है ना? जिसके पैरेलल लगा है, अगर उसके पैरेलल वोल्टेज ड्रॉप जेनर डायोड के वोल्टेज ड्रॉप से, जो जेनर डायोड का ब्रेकडाउन पोटेंशियल उससे कम आ गया तो जेनर डायोड काम करने वाला नहीं है, उससे ज्यादा आया तभी तो काम करेगा। उसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, जब लोड सेंसिटिव है 5 वोल्ट के लिए और ड्रॉप कितना हो रहा है 5 से कम, जब 5 से ज्यादा, 5 से कम होगा तो वैसे ही खराब नहीं होने वाला है, जब 5 से ज्यादा होगा तब ना खराब होगा। जैसे घर में बल्ब फ्यूज होता है ना, कभी भी लोड कम होने की वजह से बल्ब फ्यूज नहीं होता है, हमेशा लोड ज्यादा होने की वजह से बल्ब फ्यूज होता है। बात समझ रहे हो ना? बस वही बात है और क्या, यही है कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया सेमीकंडक्टर। कौन सा वाला, कौन सा वाला बैंड वाला, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कुछ नहीं होता यार, सोच जैसे आउटर ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट का एटम है, एक एटम है तो एक एटम के तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स है ना, तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में हो गया, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी फिक्स हो गया थर्ड ऑर्बिट में एक एटम के लिए। लेकिन अगर ऐसे ऐसे मिलियन ट्रिलियंस में एटम्स हैं तो क्या होगा, आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बगल वाले एटम के आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेते हैं। अरे बात समझ रहे हो, कभी अपने से कूद के दूसरे के ऑर्बिट में जाएंगे, दूसरे से कूद के तीसरे के ऑर्बिट में जाएंगे, तो क्यों कूद रहे हैं, क्योंकि वहां उनको दिख रहा है ना कि लोअर एनर्जी लेवल है, अपने आप थोड़ी जाएंगे यार, क्या दिख रहा है लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल में गया, फिर और दिखा, फिर कोलिजन हुआ, उनको थोड़ी एनर्जी मिली, थोड़ा और ऊपर चले गए।
तो उस थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का कोई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल नहीं है, कभी वो नीचे जा रहा है कभी वो ऊपर जा रहा है। तो अलग अलग जगह पे हमने उसका एनर्जी जब ड्रॉ किया तो हमको खूब सारी एनर्जी लाइंस मिली, उसी एनर्जी लाइन को हमने बोला वैलेंस बैंड। क्या बोला? वैलेंस बैंड। अब उस वैलेंस बैंड में लाई करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में, अपने आगे वाले ऑर्बिटल को फिल करते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही करंट फ्लो कराते हैं। वैलेंस बैंड हमेशा फुल रहता है, फुलफिल्ड रहता है। कंडक्शन बैंड जो है वो कभी उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। जैसे मेटल्स की बात करी जाए तो मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप्ड होता है, ठीक है ना। तो उसमें हमेशा वैलेंस बैंड के ही इलेक्ट्रॉन है ओवरलैप्ड है, तो किसमें है? कंडक्शन बैंड में, उन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, तो उसमें करंट आसानी से दौड़ जाती है। सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा एनर्जी गैप होता है, जिसको बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं। जो कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो वो जो करंट फ्लो कराते हैं वो करंट बहुत थोड़ी सी करंट होती है, जिसका अपने को कोई काम नहीं होता है। बट हमने क्या देखा सेमीकंडक्टर्स में कि वी कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। तो हमने डोपिंग करना स्टार्ट किया, पी टाइप डाला, एन टाइप डाला, दोनों को उठा के जोड़ दिया और जोड़ते ही चमत्कार हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स को दिख गया लोअर एनर्जी लेवल, खटाखट भाग पड़े। क्लियर है? ठीक है ना, बस इतनी कहानी और कुछ नहीं। अच्छा, अब इसमें कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, ये देखिएगा। हाँ, कौन सा वाला? व्हीटस्टोन ब्रिज वाला? कुछ नहीं था, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो समझाऊंगा। उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ व्हीटस्टोन ब्रिज, कौन व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। अब जैसे मान लो हम तुमसे कहें, देखना, हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक डायोड लगा हुआ है, देखो देखो, देखना बच्चा, हम कहें ये तुम्हारे पास एक डायोड लगा हुआ है, कैसी बाइसिंग में? फॉरवर्ड बाइसिंग में कि रिवर्स बाइसिंग में? फॉरवर्ड बाइसिंग में है ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हम कह रहे हैं इधर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर एक डायोड लगा हुआ है, इधर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और भाई साहब इधर ऐसे एक डायोड लगा हुआ है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ। अरे क्लैरिटी समझ गए? हम कह रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस है ये 4 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है फॉरवर्ड वाइज में। क्लियर? करंट तो इसके अंदर से ही तो पास कर रही है ना, तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो ऑफर करेगा ही। तो हम बोल दिए कितना है? 2 ओम है। हम कह दे रहे हैं ये 12 ओम है। कितना ओम है? 12 ओम। क्लियर? और हमने कह दिया कि ये हमारे पास कितना ओम है? नहीं बे, चुप रहे। इसको हमने कह दिया 8 ओम है, इसको हमने कह दिया 2 ओम है। क्लियर? क्लियर? हम क्या दे रहे हैं, ये हमारे पास है 16 ओम, तो बताओ, और ये हमारे पास 15 ओम। बताओ अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इस डायोड का रेजिस्टेंस क्या होगा? सोचो सोचो, पहले ये देखो कि ये पूरा सर्किट ऑपरेशनल है कि नहीं है। जब यहां से करंट आएगी तो ये डायोड कैसे? फॉरवर्ड के रिवर्स, फॉरवर्ड। ये भी कैसे? फॉरवर्ड। और यहां से करंट चलेगी, इसमें भी करंट इधर जाएगी, कैसे? फॉरवर्ड। मतलब सर्किट ऑपरेशनल है। इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस 6, यहां पे कितना? 12। कितना रेशियो? कितना? 1:2, 1:2। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना? 10। यहां कितना है? चाहिए कितना? 1:2 बनाने के लिए चाहिए ना, कितना चाहिए? अरे भाई यहाँ 10:20 होना चाहिए ना, तो 16 है, कितना चाहिए? 4 ओम। तो 16 4 20 हो गया, डन। बात समझे? तो डायोड कितने रेजिस्टेंस का डायोड चाहिए? 4 ओम का। फॉरवर्ड बाइस में कि रिवर्स बाइस में? फॉरवर्ड बाइस में। रिवर्स बाइस में डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, रिवर्स बाइस में डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, क्योंकि अपने अंदर से वो कोई करंट जाने नहीं देता। इट बिहेव्स लाइक ओपन स्विच या क्लोज स्विच? कैसे? ओपन स्विच। बिफोर ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेकडाउन। रिवर्स बाइस में जब भी बात आएगी तो आफ्टर ब्रेकडाउन काम करने वाला बस एक ही डायोड होगा, उसका नाम क्या होगा? जेनर डायोड। सारे डायोड उसके अलावा कैसे बिहेव करेंगे? ओपन स्विच की क्लोज स्विच? ओपन स्विच। कैसे बिहेव करेंगे? ओपन स्विच। अरे क्लैरिटी है? बस इतनी बात है, यही आपका पूरा फिजिक्स है। मतलब यहां आपका पूरा सेमीकंडक्टर्स खत्म होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है, फोटो डायोड्स, ठीक है ना। और थ्योरी लिखी हुई है क्या? लाइट एमिटिंग डायोड्स। और थ्योरी लिखी हुई है सोलर सेल्स, ठीक है ना। और तो लॉजिक गेट, ये 3 है। इन तीनों को बढ़िया से, इन तीनों का थ्योरी एक एक लाइन लिखा हुआ है। थोड़ी सी भी आपको अंग्रेजी आती है तो एक एक बात आपको
समझ आएगी, ठीक है ना? हाँ, हम बता दें? अच्छा अच्छा, हम ही बता देते हैं। एक डायोड होता है क्या, फोटो डायोड, इसका यूज किया जाता है कैमरा में, ठीक है ना? फोटो डायोड का यूज किया जाता है कहाँ में? कैमरा में, फोटो खींचने के लिए नहीं, ये देखने के लिए। जब हम फोटो खींचते हैं, कभी मोबाइल फोन से आप फोटो खींचे तो उसका लाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है ना? अरे होता है ना? अरे भाई लो लाइट में खींचोगे तो लाइट एडजस्ट करता है ना, वो इसी फोटो डायोड की वजह से कर पाता है, क्योंकि ये फोटो डायोड आगे सर्किट को ये सिग्नल देता है कि कितनी लाइट है, कम है कि ज्यादा है। कैसे? कि अ जंक्शन डायोड मेड फ्रॉम लाइट और फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर जो फोटो सेंसिटिव का मतलब जिनके ऊपर फोटॉन्स गिरे और उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाए, समझ रहे हो ना? उनको बेसिकली फोटो डायोड कहा जाता है। फोटो डायोड का ये सिंबल होता है। व्हेन लाइट ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल्स ऑन द फोटो डायोड, क्या होगा? ये एच न्यू जो होगा वो जो बीच में एनर्जी गैप है उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन क्यों जंप करेगा वैलेंस से कंडक्शन? क्यों जंप करेगा बोलो? हाँ, स्टेबिलिटी कारण। पगले हो क्या? वैलेंस से कंडक्शन, एनर्जी मिला ना, कौन दिया? कौन दिया? एक्साइटेशन हुआ ना इलेक्ट्रॉन का। एक्साइटेशन कब होता है? जब उसको फोटोन से एनर्जी मिलती है। यही तो एटम में पढ़ के आए हो। तो क्या बना? मोर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड ड्यू टू दिस करंट ऑफ फोटोडायोड इन रिवर्स बाइस इंक्रीजेस। क्लैरिटी है? करंट जो होगा वो किसमें कनेक्टेड होगा? जो डायोड होगा वो किसमें कनेक्ट होगा? रिवर्स बाइस में। लेकिन जब उसके ऊपर फोटो डायोड्स पड़ेंगे, जब उसके ऊपर फोटॉन्स पड़ेंगे, तो वो क्या करेगा? जो ब्रिज बना है उस ब्रिज के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके कहां ले जाएगा? कंडक्शन बैंड में। क्या ब्रिज टूटेगा? क्या करंट बढ़ेगी? बिल्कुल वही है, और क्या? एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज द करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो फोटोडायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द लाइट इंटेंसिटी। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ता जाएगा? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ता जाएगा तो करंट जो होगा वो बढ़ता जाएगा। और भाई कितनी इंटेंसिटी लाइट की है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो फोटोडायोड कितना करंट दौड़ा रहा है। बात समझ रहे हो ना? अब वो करंट का सिग्नल जाएगा सर्किट को, उसको लगेगा ज्यादा करंट आ रहा है मतलब लाइट ज्यादा है, कम करंट आ रही है मतलब लाइट कम है। तो सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा लेंस को कि अब हमको ज्यादा लाइट वाला लेंस रखना है कि कम लाइट वाला लेंस रखना है। समझ रहे हो ना? तो इट इज जनरली यूज्ड इन वीडियो कैमरास। ये होता है फोटोडायोड। फोटोडायोड के बाद अगला कौन सा है? लाइट एमिटिंग डायोड, द मोस्ट रिवोल्यूशनरी थिंग, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि जब इसमें फॉरवर्ड वाइस में होता है, जब इसमें करंट दौड़ती है तो ये क्या करते हैं? इनके इलेक्ट्रॉन्स, भाई करंट क्यों दौड़ रही है? क्या इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग रहे हैं? अरे भाई एस्लरेट हो रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स? कौन एस्लरेट करा रहा है? बाहर से आने वाली बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एस्लरेट करा रही है। और एस्लरेटेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। एस्लरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस रेंज में आ जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आ जाएगा, तो कैसा रेडिएशन देगा? विजिबल। यही है। When a junction diode is forward biased, energy is released at junction in the form of light due to recombination of electrons and holes. Recombination का मतलब समझ रहे हो क्या? एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी तरफ क्या है? होल्स है। बीच में ब्रिज बना हुआ है। अरे बना हुआ है तो ब्रिज क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के किससे रिकम्बाइन कर रहे हैं? होल से। अरे कंबाइन कर रहे हैं ना, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हो रहा है? एक्साइटेशन की डी एक्साइटेशन? सोच के बताओ। रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हो रहा है? एक्साइटेशन की डी एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल था, वो होल में गिरा। क्यों गिरा? उसको क्या लग रहा है? होल में क्या है? एनर्जी ज्यादा है कि कम है? कम है, तो डी एक्साइटेशन हुआ ना। और जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा। अब मान लो कोई 5वें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गिरा तो कैसा रेडिएशन देगा? विजिबल। बामर याद करो। अरे देगा ना। अगर 5वें से दूसरे में गिरा तो किस में आएगा? बामर सीरीज में। तो रेडिएशन देगा। कैसा रेडिएशन देगा? विजिबल रेडिएशन। वही है डायोड। इन्हीं को बोलते हैं क्या? लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, जनरली कौन कौन से यूज किए जाते हैं? गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम, और ये क्या? इंडियम फॉस्फेट, फॉस्फाइड बोलते हैं। गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम, इंडियन क्या? इंडियम फॉस्फाइड, ठीक है ना? Except an ETC energy is released in visible regions such as junction diode is called light emitting diodes. ये सब light emitting diodes, सब के सब। जहां जहां लाइट तुमको जलती हुई दिख रही है बोर्ड, सब लाइट एमिटिंग डायोड है। एलईडी बोर्ड है ना ये। अरे समझ रहे हो? एलईडी है, टीएफटी, ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेज आते हैं। वैसे ये एलईडी है 4K।
समझ रहे हो ना? 4K टीवी का नाम सुने हो ना? तो 4K क्या है? एक रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन क्या होता है? जैसे 1080 पिक्सल सुने हो? उसकी वीडियो होती है ना फुल एचडी जिसको बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना 4K ज्यादा अच्छा होता है। तो बेसिकली वो यही होता है कि पर इंच में कितने नंबर ऑफ एलईडीज लगी हुई हैं। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ एलईडीज लगी होंगी, क्वालिटी डिस्प्ले की उतनी ज्यादा हो। इतनी छोटी एलईडीज आती है कि वो नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देती है। हाँ, जो इसमें लगा होता है। क्लैरिटी इसे तो फिर भी ठीक ठाक लगा होगा कि अगर तुम ऐसे देखोगे तो उनकी पूरी एक लेयर दिख जाएगी। लेकिन जो मोबाइल फोन के डिस्प्लेस होते हैं एलईडी वाले, उसमें नहीं दिखाई देता। समझ रहे हो ना? उसमें एलईडीज दिखाई नहीं देंगे, वो बहुत पास पास होते हैं। चलो और देखो क्या है भाई साहब। सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। सोलर सेल इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सोलर सेल्स होते हैं ना, अपने जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, वो सब सोलर सेल है। तो उसमें होता क्या है कि अ जंक्शन डायोड इन विच वन ऑफ पी एन एन सेक्शन मेड वेरी थिन। एक चाहे पी को चाहे एन को, किसी एक को बहुत थिन बनाया जाता है। बहुत थिन बनाने का मतलब है क्या? कि अब अपने को क्या करना है? अब अपने को क्या करना है कि डी एक्साइटेशन के लिए कम जगह छोड़नी है। अरे क्लियर है ना? डी एक्साइटेशन के लिए कम जगह छोड़ेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, गया ना? अब डी एक्साइटेशन के लिए क्या उसके पास जगह ही नहीं है, कहीं लोअर एनर्जी है ही नहीं, तो वो कहां ज्यादा देर तक कंडक्शन बैंड में बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? तो क्या ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो कराएगा। दैट्स इट, यही है और क्या। बस एक सेक्शन बहुत थिन कर दिया सो दैट लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन द डायोड इज नॉट ग्रेटली एब्जॉर्ब बिफोर रिलीजिंग द बिफोर रीचिंग द जंक्शन। ठीक है ना? कैन बी यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सच डायोड इज कॉल्ड एज सोलर सेल। ये सोलर सेल का सिंबल होता है। इट इज ऑपरेटेड इन फोटोवोल्टेइक मोड, दैट इज जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ ऑप्टिकल फोटॉन्स। सिंपल सी बात है। कैसे वोल्टेज डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। अरे क्लैरिटी है ना? जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा रहे हैं और कंडक्शन बैंड से फिर से उनके पास गिरने की कोई जगह नहीं है। अरे क्लैरिटी है ना? तो क्या करेंगे? करंट दौड़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ये नो एक्सटर्नल बाइसिंग इज अप्लाइड। इनको किसी एक्सटर्नल बाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली इनको किससे कनेक्ट कर दो? लोड से। अरे सोलर सेल ऐसे ही तो होते हैं भाई। लोड से कनेक्ट कर दो, करंट अपने आप दौड़ रही है। फिर क्या? एक्टिव जंक्शन एरिया इज केप्ट लार्ज बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मोर पावर मटेरियल्स कॉमनली यूज्ड एज सोलर सेल लाइक सीलियम, क्या सिलिकॉन, आर्सेनिक, और ये सीडीएस क्या होता है भाई? हाँ, कैडमियम। कैडमियम सल्फेट होगा भाई, एस। कैडमियम सल्फेट। सीडी, कैडमियम, टाइटेनियम, जो भी हो, कैडमियम, सिलिकॉन, जो भी हो, अब तुम जानो। ये सब मैं नहीं जानता। बस तुम्हारे काम की बात इतनी है, तुम्हारे काम की बात इतनी है कि सोलर सेल का ये डायग्राम याद रखे रहना। और इसमें क्या होता है? डोपिंग कैसी होती है? दोनों बराबर डोप्ड होंगे या एक साइड बहुत ज्यादा डोपिंग होगी? एक साइड। जनरली एन टाइप की तरफ डोपिंग बहुत ज्यादा होती है, पी टाइप की तरफ कम होती है। अरे क्लैरिटी है ना? और इसमें डिप्लीशन रीजन को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखा जाता है, क्योंकि जितनी देर तक डिप्लीशन रीजन बनता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा एक्साइट होते रहे। अरे क्लियर है ना? डिप्लीशन रीजन एक एनर्जी गैप है। बात समझ रहे हो ना? डिप्लीशन रीजन क्या है? एक एनर्जी गैप, जो इलेक्ट्रॉन को दोबारा गिरने से, कंडक्शन बैंड से फिर वैलेंस बैंड में आने से रोक रहा है। क्लैरिटी? ये हो गया तुम्हारे पास सोलर सेल। ठीक। लॉजिक गेट्स तो हम पढ़ ही लिए, पढ़ लिया ना? यहां खत्म होता है हमारा सेमीकंडक्टर्स, द मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा वाला? ग्राफ? क्या भाई, क्या क्या? अरे रिवर्स वोल्टेज है यार, ये करंट जा रही है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट घट रही है। ठीक है ना? वैसे तो इसकी बहुत तगड़ी कैलकुलेशन होती है यार, तो बस एज इट इज इसको याद कर लो। ठीक है ना? मतलब तो यहां हमारा क्या कर रहे थे और क्या पढ़ाने के लिए भाई? क्या बोला था भाई? बोल। मॉडर्न का लिखवा देंगे शॉर्ट नोट्स। अच्छा, कुछ लोग लॉजिक गेट वाले दिन पे आए नहीं थे, वो ऐसा कह रहे हो क्या? हाँ, कोई बात नहीं, एक बार और लॉजिक गेट पढ़ा देंगे किसी दिन, जिस दिन मन करेगा उस दिन। लीव हैप्पीली एंड लिव हैप्पीली। भाई एक दौर था कि हम लिव और लाइव में डिफरेंस नहीं कर पाते थे। मतलब लीव और लिव में डिफरेंस नहीं कर पाते थे, तो हम सबके साथ ऐसा होता है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, और लिव का मतलब होता है जिंदा रहना। ठीक है ना?
और हम आज यहाँ क्या खत्म कर लिए भाई साहब? मॉडर्न। मॉडर्न फिजिक्स इज डन। मॉड्यूल लाए हो? मॉड्यूल दो, मॉड्यूल दो, मॉड्यूल दो, मॉड्यूल दो, मॉड्यूल दो। हो गया। चलो भाई, यहां देखो तो, आ जाओ सेमीकंडक्टर्स में। हाँ, नहीं कुछ नहीं बनाने, जो सिलेबस में नहीं है उनको क्यों बनाओगे? अच्छा ये बताओ, चलो बनाना शुरू करो, मार्क करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 9 10, मतलब ये वाला तो पूरा बना लेना यार। कौन सा वाला? सेमीकंडक्टर का जो बेसिक है ना, 1 से लेके 35 तक, इसमें 1 से लेके 37 तक, इसमें कुछ मत छोड़ना। कुछ डेटा होंगे याद करने वाले, उनको याद कर लेना। हाँ, 1 से लेके 37 तक। उसके बाद पीएन जंक्शन पे आ जाओ। पीएन जंक्शन भी पूरा बनाना है। पीएन जंक्शन में भी कुछ नहीं छोड़ना है। पीएन जंक्शन तुमको बनाना है, पता है कहां तक? पीएन जंक्शन बनाना है 61 तक। 61 बना लेना। अच्छा, जैसे डायनामिक रेजिस्टेंस होता है इसमें, खा ले तू खा, भुक्खड़ कहीं का, इतना खा लिया कि मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। हाँ भाई, डायनेमिक रेजिस्टेंस जैसे ओम्स लॉ पढ़े हो ना, वी बाई आर, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, या आर इक्वल्स टू वी बाई आई, यहाँ डेल्टा वी बाई डेल्टा आई हो जाता है। दैट्स इट, डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर इसमें तुम बना सकते हो सब। कहां तक बना सकते हो? क्वेश्चन नंबर 65 तक, क्वेश्चन नंबर 65 तक बस। क्वेश्चन नंबर 65 तक, उसके आगे नहीं बनाना है। जहां ट्रांजिस्टर की बात कर देगा वो सब छोड़ देना है। पीएन जंक्शन में बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 65 तक बनाना है भाई। 65 तक, हाँ। 67, ये सब नहीं बनाने, ठीक है ना? ये सब नहीं बनाने, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ट्रांजिस्टर अपने सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद लॉजिक गेट्स तो अपन बना लिए। लॉजिक गेट्स बना लिए ना? यस सर। एक्सरसाइज 2 में भी बना लेना। एक्सरसाइज 2 में ट्रांजिस्टर छोड़ के सब बना लेना। जहां एनपीएन ट्रांजिस्टर बोल दिया, देखो स्टार लगा हुआ है, इसमें तो स्टार लगा हुआ है, वो छोड़ के सब बना लेना। अरे क्लियर है ना भाई? हो जाएगा, सब बन जाएगा। इसके बाद अब अपन स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना? क्या चीज? 10 जनवरी? नहीं, पागल है क्या? तो क्या ऐसे रे ऑप्टिक्स 10 जनवरी खत्म हो जाए, हम 10 फरवरी को बाहर हो जाए बैच से? बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, मतलब लिटरली बड़ा चैप्टर है। बट मेरी अपनी कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे थोड़े चैप्टर आसान हो जाएंगे, मतलब छोटे भी हो जाएंगे और आसान भी हो जाएंगे। बट सवाल से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सवाल ही बनाना है लास्टली। लो, 1 जनवरी को मेरी नहीं है।